हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद डॉक्टर श्याम जहांगीर प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आरएस प्री को ध्यान में रखते हुए और दूसरे एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए आज की क्लास जो है हमारी फोकस करती है प्रदूषण जनित रोगों और प्रोटोजोआ जनित रोगों पर, है ना। पॉल्यूशन बोर्न और प्रोटोजोअन बोर्न डिजीज पर, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एक जानकारी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एक ही क्लास में सारा आपको कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास। यहां मैंने वैसे तो आज मेरा प्लान था कि 4 टाइप की डिजीज में आपको करवा दूंगा, लेकिन आज हम प्रोटोजोआ और प्रदूषण ही कर पाएंगे, है ना। इसके बाद वाला वीडियो जो आएगा वो इसका वर्म बोर्न और फंगस वाला आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे पोल्यूशन बोर्न डिजीज की, प्रदूषण जनित रोग। देखिए यहां पर डिजीज मिलेंगी आपको, उसके बाद क्या कारण है उस डिजीज के होने का, और फिर उसको लेके कोई स्पेसिफिकेशन है, कोई ऐसी जानकारी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो उसका भी हम डिस्कशन करने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। तो पहला रोग है दोस्तों यहां पर विल्सन रोग। क्या है? विल्सन रोग, ठीक है। विल्सन रोग एक प्रदूषण जनित रोग है और किसकी वजह से होता है? कॉपर की अधिकता की वजह से। याद रखना है दोस्तों, विल्सन रोग कॉपर की अधिकता की वजह से होता है। कॉपर मतलब तांबा, तो कॉपर का क्या मतलब हुआ? तांबा। तांबे की वजह से होने वाला जो रोग है वो क्या है? विल्सन रोग, जो कॉपर की अधिकता से होता है, ठीक है। इधर देखिए, अब यहां आप एक चीज देखिए, यह एक अनुवांशिक रोग भी है। ये क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। यह एक दुर्लभ अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है। दुर्लभ अनुवांशिक रोग है क्योंकि हमारे शरीर में एक जीन पाया जाता है दोस्तों, ATP7B जीन। इसमें हो जाता है म्यूटेशन। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों? म्यूटेशन। इसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होने से हमारे शरीर की कॉपर को बाहर निकालने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है। इसकी वजह से लीवर में कॉपर इकट्ठा होने लगता है और आपको एक रोग हो जाता है जिसका नाम है दोस्तों विल्सन रोग, ठीक है। याद रखना है आपको कि विल्सन रोग जो है कॉपर की अधिकता से होता है और ये एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी है, रेयर जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इस पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन होता है। इससे हमारे शरीर की कॉपर को, जो जिसको बोलते हैं ना अपन टॉक्सिन रिमूवल प्रोसेस, वो प्रभावित हो जाती है और लीवर में कॉपर इकट्ठा होने लगता है। तो होने वाले रोग का नाम क्या है दोस्तों? विल्सन, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरा रोग है दोस्तों मीना माटा। मीना माटा रोग आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। मीना माटा, मीना माटा जो डिजीज है वो होती है पारे की अधिकता से। किसकी अधिकता से होती है दोस्तों? पारे की अधिकता से। एक्चुअली मीना माटा जापान का एक शहर है दोस्तों। क्या है? जापान का एक शहर, जापान के एक शहर का तट, जापान के एक शहर का तट, उस तट का नाम क्या है? मीना माटा। उस तट पर सबसे पहले कॉपर से कंटेमिनेटेड फिश और कॉपर से कंटेमिनेटेड पाइला पाए गए, जिनको लोगों ने सेवन किया, तो जिस जिस व्यक्ति ने उसको खाया उसको एक रोग हुआ। उस रोग का नाम रख दिया गया मीना माटा रोग। अब इसमें क्या होता है? ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। ये किससे संबंधित है भाई? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज है। आपको याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ इतना ही पूछे कि मीना माटा का कारण क्या है, को या आपका पारा, और भी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो वो सारी चीजें यहां लिखने का प्रयास किया गया है और मैंने लिख इसलिए लिया है पहले ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं, 1952 में जापान के मीनामाता तट पर कंटेमिनेटेड मछली व पायला खाने से फैला। प्रभावित कौन हुआ? नर्वस सिस्टम। होठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है दोस्तों। तो यहां पर होठ, लिप और टंग जो है वो काम करना बंद कर देते हैं और पीड़ित से संतानों में भी स्थानांतरित हो सकता है। जो मीनामाटा डिजीज है, जो व्यक्ति इसका विक्टिम है उससे उसकी संतानों में भी आने के कई केसेस इसके मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मीनामाटा जो डिजीज है वो दोस्तों पारे की अधिकता के कारण होता है। किसकी अधिकता के कारण होता है? HG की, पारे की अधिकता के कारण
क्या हो जाता है, मीना माटा रोग हो जाता है, जिसमें हमारे जीभ और हमारे होठ जो है काम करना बंद कर देते हैं। तंत्रिका तंत्र से संबंधित या नर्वस सिस्टम से संबंधित ये बीमारी है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं आगे। अगला रोग है दोस्तों इटाई। इटाई कौन सा रोग है? अगला रोग है इटाई। इटाई 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 जो रोग है दोस्तों वो होता है कैडमियम। कैडमियम की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण होता है दोस्तों? कैडमियम की अधिकता के कारण। याद रखना है, इटाई इटाई एक प्रदूषण जनित रोग है जो होता है किसकी वजह से? आपका कैडमियम की वजह से। अब इसमें होगा क्या? अस्थियों तथा जोड़ों की एक दर्दनाक बीमारी है। अस्थियों तथा जोड़ जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अस्थियों का मतलब बोन्स, ठीक है, और जॉइंट्स, ये सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा कैडमियम से दोस्तों लंग्स कैंसर और लीवर कैंसर भी हो सकती है। तो ये जो है इटाई इटाई डिजीज होती है दोस्तों किसकी वजह से? कैडमियम की अधिकता से। आपको याद रखना है। उसके बाद एक डिजीज है जो लेड की अधिकता से पैदा होती है। लेड की अधिकता से पैदा होने वाली जो डिजीज है उसका नाम है पल्मविज्म। क्या है? पल्मविज्म। याद रखना है आपको दोस्तों, ये होती है लेड की अधिकता से। अब इसमें क्या होगा देखें आप, याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्या होता है? आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, पैरों में झुनझुनी रहती है। ठीक है, इसे सैटर्निज्म भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सैटर्निज्म। आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जानकारी है कि लेड की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। तो है ना, पल्मविज्म जो डिजीज है वो लेड की अधिकता से होती है। ठीक है भाई, अगला देखिए। अगला है दोस्तों ब्लैक फुट डिजीज। अगला क्या है? ब्लैक फुट डिजीज। ये होता है भाई ऐसा पानी पीने से जिसमें आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक से कंटेमिनेटेड जो पानी है उससे क्या हो जाता है दोस्तों? ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है। ब्लैक फुट डिजीज, ठीक है, किसकी अधिकता से? आर्सेनिक की अधिकता से। ठीक है, इसमें क्या होगा? ब्लड वेसल्स, जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल से संबंधित एक गंभीर बीमारी है ये। ठीक है, इससे गैंग्रीन व त्वचा का कैंसर, इससे भाई स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, गैंग्रीन हो सकता है, वो अंग ही हटाना पड़ जाता है जहां पर ये दिक्कत होती है। तो ये भी आर्सेनिक की वजह से हो सकता है। ब्लैक फुट डिजीज भी ज्यादा कॉमन है ताइवान और चाइना में। कहां ज्यादा कॉमन है दोस्तों? ताइवान और चाइना में। और इसे आर्सेनिकोसिस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये होती ही किसकी वजह से? आर्सेनिक की वजह से। तो आपको याद रखना है, जब वाटर और फूड में आर्सेनिक कंटेमिनेशन हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपको ब्लैक फुट डिजीज होने की संभावना रहती है। अब अगला रोग देखिए। अगला है दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला कौन सा है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है दोस्तों? ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कंटेमिनेशन से होने वाला एक रोग है। जब वाटर में नाइट्रेट का कंटेमिनेशन बढ़ जाए, नाइट्रेशन की अधिकता हो, तो उससे क्या होगा? एक रोग हो जाता है बच्चों में जिसे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। है ना, होता क्या है? साइनो हीमोग्लोबिन बनने लगता है दोस्तों। कारण क्या है? हीमोग्लोबिन का जो आयरन होता है ना, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में दो चीज होती है, एक हीम और एक ग्लोबिन। ग्लोबिन तो प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर ही बन जाता है, लेकिन हीम पार्ट जो है वो बनता है बाहर से, जो हमारे सोर्स होते हैं फूड के, उनसे। ठीक है ना, तो जो आयरन है उसके बिना हीम नहीं बन सकता है और हीम के बिना हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता है। तो आप देखिए यहां पर जो आयरन है ना, इसकी अवस्था चेंज हो जाती है। आपको देखिए Fe+2 जो है वो तो फेरस कहलाता है, और ये कंडीशन हो +3 तो ये फेरिक हो जाता है। होगा क्या कि नाइट्रेट की प्रेजेंस में जो आयरन है वो फेरस से फेरिक में बदल जाता है। इस वजह से हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है दोस्तों प्रभावित, और क्या बन जाता है? साइनो हीमोग्लोबिन। ये आपका मैथ हीमोग्लोबिन दोस्तों, मैथ हीमोग्लोबिन ठीक है, उसकी वजह से ये रोग हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। आपको याद रखना है, आयरन प्रभावित होता है हीमोग्लोबिन का
कौन से डिजीज में? ब्लू बेबी सिंड्रोम में। और कारण क्या है इसका? नाइट्रेट की अधिकता इसका मुख्य कारण है दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला रोग है दोस्तों सिलिकोसिस। अगला क्या है? सिलिकोसिस। राजस्थान में तो सिलिकोसिस को लेकर एक पॉलिसी भी अलग से, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट रोग है दोस्तों। इस रोग को न्यूमोकोकल बोलते हैं ना, न्यूमोकोनियसिस। ये न्यूमोकोकल डिजीज होती है जो लंग से रिलेटेड होती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है। ये क्यों होती है? सिलिका डस्ट से। ये जो SiO2 है इसकी डस्ट से जब सिलिका डस्ट बढ़ेगी तो ये कहां पहुंचती है दोस्तों? ये पहुंचती है लंग्स में, और इससे क्या हो जाएगा? सिलिकोसिस। इससे होने वाले रोग का नाम क्या है? सिलिकोसिस। और यहां ये एक न्यूमोकोनियोसिस डिजीज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे प्रभावित होता है। इसको ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये तो उन्हीं को होती है दोस्तों जो इस तरह के उद्योगों में काम करते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, जैसे राजस्थान में ये पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती है मार्बल वाली, वो उसमें काम करने वाले जो मजदूर है उनमें सामान्यतः इस तरह की डिजीज देखी गई है। तो क्या हुआ? इसको ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज भी कहा जाता है। जितनी भी आपकी न्यूमोकोनियसिस डिजीज होती है सामान्यतः ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज होती है, यानी व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ। ठीक है भाई। अगला है एंथेरोकोसिस। अगला क्या है दोस्तों? एंथेरोकोसिस। एंथेरोकोसिस है, ये होता है कोयले की धूल से, कोल डस्ट से। मान लीजिए थर्मल पावर में काम करने वाले लोग हैं, कोल माइंस में काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को, ये लोग किसके संपर्क में आ जाते हैं दोस्तों? कोयले की डस्ट के। और कोयले की डस्ट से जो रोग होता है उसका नाम है दोस्तों एंथेरोकोनियसिस। क्या है? एंथेरोकोनियोसिस। सामान्यतः कोल माइनर्स में ये कॉमन है। किसमें कॉमन है? कोल माइनर्स में। इसको ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि लंग्स जो है काले हो जाते हैं, बार बार वो काली डस्ट अंदर जाती है तो उससे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग काले हो जाते हैं, इसलिए इसको ब्लैक लंग डिजीज की संज्ञा भी दी जाती है दोस्तों। और ये न्यूमोकोनियसिस तो होता ही है, और ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज की कैटेगरी में भी इसको सम्मिलित किया जाता है। तो आपको याद रखना है इसका कारण क्या है। जैसे सिलिकोसिस का कारण था सिलिका, एंथेरोकोनियसिस का कारण है कोल डस्ट। ठीक है, ऐसे ही कुछ और रोग आएंगे आगे। देखिए अगला है सिडेरोसिस। सिडेराइट किसका है? इसका भाई लोहे का। सिडेरोसिस। सिडेरोसिस जो डिजीज है वो होती है दोस्तों आयरन डस्ट से। किससे होती है? आयरन डस्ट से, लोहे की धूल से। तो ये भी क्या है? लोहे के फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, है ना, काम करने वाले लोगों में ज्यादा पाई जाएगी। इसको भी क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूमोकोनियसिस। क्यों? क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? लंग से। लंग से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही भाग है लंग। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज इसको भी कहा जाता है। तो याद रखना ये भी उसी कैटेगरी की एक रोग है, लेकिन इसका रीजन क्या है? आयरन डस्ट। सिलिकोसिस में क्या था आपका? सिलिका। और फिर एंथेरोकोसिस में क्या था? कोयला। ठीक है। सिडेरोसिस में क्या है आपका? आयरन डस्ट। ठीक है भाई। फिर है एस्बेस्टोसिस। फिर क्या है दोस्तों? एस्बेस्टोसिस। इसमें कारण है एस्बेस्टस के फाइबर, और जहां पर एस्बेस्टस का खनन होता है या एस्बेस्टस से अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं या जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां पर ये क्या है? एस्बेस्टस के जो फाइबर है वो काम करने वाले लोगों के लंग्स में चले जाते हैं। इसलिए ये भी दोस्तों क्या है? न्यूमोकोनियसिस, न्यूमोकोकल। इसको व्हाइट लंग डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि एस्बेस्टस जो है व्हाइट कलर का होता है, इसके रेशे अंदर चले जाते हैं, इसको व्हाइट लंग डिजीज की भी संज्ञा दी जाती है। ये भी न्यूमोकोनियसिस है, ये भी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज की श्रेणी में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन जनरल तो इसका कारण ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि किस वजह से ये हुआ, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा इन जो रीजन जो है, कोज जो है उसका ही है। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर है बाइसिनोसिस। उसके बाद क्या है दोस्तों? बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस जो होती है वो कॉटन फाइबर से होती है दोस्तों।
स्पिनिंग मिल में काम करने वाले लोग, जहां पर ये रजाइयां वगैरह भरी जाती है, कपास से बिनोले निकाले जाते हैं, इस ऐसी जगह पर कपास के फाइबर निकल निकल के बाहर आते रहते हैं और उससे जो डिजीज होती है वो बायोसिनोसिस होती है। ये भी कॉटन फाइबर से, ठीक है, याद रखना है। बायोसिनोसिस का कारण क्या है? कॉटन फाइबर, कपास के रेशे। क्या कारण है दोस्तों? कपास के रेशे, ठीक है। इसको ब्राउन लंग डिजीज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्राउन लंग डिजीज। ये भी दोस्तों न्यूमेकोनियसिस है, ये भी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है, आपको याद रखना है। बट इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन है कॉटन फाइबर। अगला देखिए, अगला है दोस्तों बेगेसोसिस। अगला क्या है? बेगेसोसिस। बेगेसोसिस का कारण है दोस्तों शुगर कैन फाइबर, गन्ने के जो रेशे हैं, गन्ने के रेशे, जब इनसे गुड़ और क्या बनाया जाता है? चीनी बनाई जाती है, उस दौरान उन मजदूरों को होने का ज्यादा खतरा रहता है, या इसके खेत की कटाई करने वाले जो मजदूर होते हैं उनमें भी इसकी संभावना रहती है। बेगेसोसिस शुगर केन फाइबर से होता है दोस्तों। या ये भी क्या है? न्यूमेकोनियसिस है, ये भी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है। अब देखिए, आपको प्रदूषण जनित लगभग 12 जो है बीमारियां बता दी गई है। इनसे बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम है ना। सारी जो लिटरेचर में, जहां पर भी स्टैंडर्ड बुक्स में जो भी उपलब्ध है, वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी गई है। अब अपन बात करेंगे दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में, और उसमें जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। देखिए, प्रोटोजोवन डिजीज, प्रोटोजोआ जनित जो रोग है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है भाई। देखिए, सबसे पहला रोग है मलेरिया। सबसे पहला रोग क्या है दोस्तों? मलेरिया। कोई भी डिजीज जब आप पढ़ें तो एक तो हमेशा याद रखिए उसका पैथोजन याद रखिए, एक उसका जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो हमेशा याद रखिए, या उसको लेके कोई ऐसी जानकारी है जो बार बार हमारी नजर में आती है, इवन अखबारों तक में आ जाती है, वो भी ध्यान रखने जरूरी होता है। तो देखिए, मलेरिया से जो प्रभावित अंग है ना वो आपकी आरबीसी है, रेड ब्लड कैप्सूल जो होती है ना, हमारी ब्लड की कणिका जो होती है आरबीसी, वो इससे प्रभावित होती है। अब होता क्या है? देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि इसका पैथोजन होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम। इसका पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। लेकिन प्लाज्मोडियम का कोई वेक्टर है दोस्तों, वो है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है वो इसका वेक्टर है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि इसका पैथोजन तो है दोस्तों प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ सबसे सिंपल जीव होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। इसका वाहक या वेक्टर कौन है दोस्तों? मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। इससे क्या होगा? आपको मलेरिया होता है जब संक्रमित जो है किसी व्यक्ति को मादा एनाफ्लीज बाइट करती है, तो उसके लार में या उसके मुंह में क्या आ जाता है? प्लाज्मोडियम। और फिर वो किसी हेल्दी पर्सन को जब बाइट करती है तो उसमें वो प्लाज्मोडियम चला जाता है और आपको मलेरिया हो जाता है ना। अब देखिए, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो प्लाज्मोडियम है इसकी 4 स्पीसीज है जो भारत में मलेरिया का कारण बनती है। तो इनको हम देख लेते हैं। पहली स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। पहली कौन सी है दोस्तों? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। दूसरी कौन सी है? प्लाज्मोडियम ओवेल। तीसरी कौन सी है दोस्तों? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। और तीसरी है चौथी है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये 4 जो है स्पीसीज ज्यादा कॉमन है। उसमें से आप देखेंगे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भारत में सर्वाधिक सामान्य कारण है किसका? मलेरिया का। तो भारत में सर्वाधिक मामले कौन सी मलेरिया के मिलेंगे? इसका उत्तर आपको बताना है कि ये क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा होंगे, और इसको साधारण मलेरिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साधारण मलेरिया। फिर हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल की। तो ये भारत में कम पाया जाता है, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका वाले देशों में ज्यादा है। तो भारत में दुर्लभ है कौन सा? प्लाज्मोडियम ओवेल। उसके बाद आप देखिए प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई भी भारत में कॉमन है,
ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मामले वाइवेक्स के हैं, दूसरे नंबर पे आता है मलेरिया ही, ठीक है, याद रखना है। और फिर है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जो सर्वाधिक खतरनाक मलेरिया है, जिसको काला मलेरिया या काला बुखार भी कहते हैं, इससे डेथ होने का भी खतरा रहता है दोस्तों, जो है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। आपको ये चारों स्पीसीज याद रखनी है, इनमें क्या क्या इनकी विशेषता है वो भी मैंने आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, इसको क्या कहते हैं, काला मलेरिया, इसको क्या कहते हैं, दुर्दम मलेरिया, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मैलिग्नेंट मलेरिया, क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहा जाता है, ज्यादा खतरनाक है, याद रखना है आपको, इसे काला मलेरिया, दुर्दम मलेरिया और मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहा जाता है, ठीक है। आगे कुछ और इंफॉर्मेशन मैंने देने का प्रयास किया है, आप देखें कि मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद प्लाज्मोडियम आरबीसी में ट्रोफोजोइट नाम की एक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, इस तरह से, मान लीजिए ये आरबीसी है तो इसमें इस तरह से एक रिंग शेप्ड एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइट रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। इसी का नाम क्या है दोस्तों, ट्रोफोजोइट। और ये जो ट्रोफोजोइट स्ट्रक्चर होने के बाद आरबीसी का जो इन जर्नल लाइफ स्पेन 120 दिन है वो हो जाता है कम, आरबीसी जल्दी जल्दी मरने लगती है दोस्तों। और जब वो जल्दी मरती है तो एक पदार्थ का, एक विषैले पदार्थ का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं हीमोजोइन, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, हीमोजोइन। और इसी पदार्थ की वजह से हमें कंपी लगती है जब भी मलेरिया होता है। तो ये सारी जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, आप याद रखिएगा। और कौन सी अवस्था बनती है, ट्रोफोजोइट, आरबीसी में कौन सी बनती है, ट्रोफोजोइट। और मादा एनाफिलीज में कौन सी बनती है, स्पोरोजोइट। लिख लीजिए, यहां लिख देता हूं मैं, मादा एनाफिलीज में कौन सी बनती है भाई, स्पोरोजोइट। मादा एनाफिलीज में तो बनती है स्पोरोजोइट, और ह्यूमन में आरबीसी में बनती है ट्रोफोजोइट, ठीक है, रिंग शेप्ड होती है, जिसे आरबीसी जल्दी जल्दी मरने लगती है। अब इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो सामान्यतः भारत में कुनेन की गोलियां दी जाती है, क्लोरोक्विन की गोलियां दी जाती है और इमाक्विन की गोलियां दी जाती है। ये सरकार की तरफ से इमोक्विन, क्लोरोक्विन, कुनेन की गोलियां फ्री उपलब्ध रहती है। ये जो कुनेन है सिनकोना पेड़ की छाल से मिलता है भाई, सिनकोना जो साउथ ईस्ट एशिया के देशों में पाया जाता है, सिनकोना की छाल से बनती है कुनेन, है ना। मलेरिया की बहुत ज्यादा प्रभावी दवाई मानी जाती है, लेकिन पेड़ों से इतना प्रोडक्शन हो नहीं पाता है, इसलिए क्लोरोक्विन और इमाक्विन ज्यादा पॉपुलर हो गई है आजकल, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए, ये वेक्टर बोर्न डिजीज है, इसमें क्या होता है, मच्छर के जो लार्वा होते हैं वही फिर आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और वही जो इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं। तो यदि आप उस मच्छर के लार्वा को ही मार दें तो कंट्रोल हो जाएगा ना। तो इसके लिए एक और चीज है जो बार बार एग्जामों में पूछी गई है कि कुछ ऐसी मछलियां होती है, कुछ ऐसी फिश होती है जो उन मच्छरों के लार्वा को खाती है। यदि पानी में वो वाली फिश रखें तो वो लार्वा को सभी को खत्म कर देती है, तो मलेरिया कंट्रोल करने में थोड़ी सहायता मिलती है। तो वो कौन सी है, देखिए, मॉस्किटो फिश की हम बात करें तो एक मॉस्किटो फिश है दोस्तों, पोइसीलिया। क्या नाम है, पोइसीलिया, ये मॉस्किटो फिश है, आपको याद रखना है। दूसरा है गंबूसिया मछली। गंबूसिया मछली तो बहुत कॉमन है, आप कब से नाम पढ़ रहे हैं, अखबारों में भी आता रहता है इसका, तो दोनों ही याद रखने आपको, पोइसीलिया और गंबूसिया ऐसी मछलियां हैं जिनका इस्तेमाल किसके लिए होता है दोस्तों, लार्वल ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए। तो इससे क्या है, मच्छर पैदा ही नहीं होंगे और मलेरिया जो है उतना नहीं फैलेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाए कि कौन सी मछली जो है इसके लिए, तो गंबूसिया को ज्यादा पूछा गया है, पोइसीलिया को तो बहुत कम पूछा गया है। गोम्बीसिया के बारे में कई बार क्वेश्चन अलग अलग पीएससी में, यूपीएससी में जो है देखे गए हैं, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वो है पैचिस। क्या है दोस्तों, अगला रोग है आपका पैचिस। पैचिस को आप डिसेंट्री भी कहते हैं, पेट खराब हो जाता है, डायरिया है जिसमें ब्लड साथ में आता है, और मरोड़ उठते हैं पेट में। क्या होता है, बहुत खतरनाक से मरोड़ उठते हैं, वही पेचिस है, डिसेंट्री, है ना। इसको अमीबियसिस भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अमीबियसिस। क्यों, क्योंकि अमीबा से होती है। इसको क्या कहते हैं, अमीबियसिस भी कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अमीबा से होती है, लेकिन अमीबा की कौन सी स्पीसीज से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमीबा की अलग अलग स्पीसीज अलग अलग रोगों का कारण बनती है। तो आप अमीबा की स्पीसीज जानना बहुत जरूरी है। तो आप यहां देखेंगे कि पेचिस का कारण है दोस्तों एंट अमीबा हिस्टोलिका। कौन है? हिस्टोलिटिक, हिस्टोलिटिका या हिस्टोलिका, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है, कोई इश्यू नहीं है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है पेचिस का कारण होता है। तो पैथोजन कोई पूछे तो ये प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलिका। इससे होगा क्या? प्रभावित अंग बड़ी आंत का कोलन भाग, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलन भाग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के आपको पता है 3 भाग होते हैं, उसमें से एक भाग कोलन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन भाग इससे प्रभावित होता है। इन जनरल सवाल तो ऐसा आएगा कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत, इंटेस्टाइन। और डेप्थ में जाके पूछे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी ऑप्शन में होंगी, तो लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी ऑप्शन दे दे कोलन और अलग अलग भाग दे दे आपको, कोलन, रेक्टम, सिक्किम, तब आपको बताना है कोलन भाग। ठीक है भाई, तो मैंने सारी जानकारी इसलिए दी ताकि आपकी कहीं फिर गलती हो ही ना। आगे देखिए, इससे क्या होगा? डायरिया हो जाएगा, और इसमें डायरिया के साथ ब्लड आएगा, तो दस्त के साथ जो है ब्लड बाहर आता है, तो इसलिए इसको पेचिस। ठीक है भाई। अब दोस्तों एक और चीज, पिछले कुछ महीनों में कलकत्ता में एक पेचिस फैला, उसका कारण एंट अमीबा हिस्टोलिका नहीं है, इसका कारण एक ऐसा अमीबा था जो पहले कभी इसका कारण नहीं बना, वो है दोस्तों एंट अमीबा मोस्कोवस्की। कौन है? एंट अमीबा मोस्कोवस्की। ये आजकल बड़ा चर्चा में है। आपको ध्यान रखना है कि एक नया पैथोजन है, हाल ही में कोलकाता में देखा गया, जिसका, ठीक है, हाल ही में कहां देखा गया दोस्तों? कोलकाता में। एंट अमीबा मोस्कोवस्की आपको याद रखना है। तो कोई पूछे कि एंट अमीबा हिस्टोलिका और एंट अमीबा मोस्कोवस्की दोनों ही डायरिया के कारण बनते हैं, पेचिस के कारण बनते हैं, तो दोनों सही होंगे, क्योंकि ये इसने कलकत्ता में बहुत सारे लोगों को हाल ही में प्रभावित किया। तो आपको याद रखना, इसलिए मैंने करंट अफेयर्स की जानकारी को भी आपसे शेयर कर लिया है। अगला देखिए, अगला जो डिजीज है वो कालाजार। कालाजार है ना, इसको काला आजार बोलते हैं, इस तरह इंग्लिश में भी। इसका कारण भी एक प्रोटोजोआ है दोस्तों, जो है आपका लिस्मेनिया डोनोवेनी। कौन है? लिस्मेनिया डोनोवेनी इसका कारण है, आपको याद रखना है, इसलिए इसको लिस्मेनियसिस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? लिस्मेनियसिस। इसका वेक्टर कौन है? सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। ये ध्यान रखना है आपको, हर एक रोग के जहां पर भी वेक्टर आते हैं ना, याद रखना है दोस्तों वेक्टर को हर हाल में। ठीक है, तो इसका वेक्टर कौन है? सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। ये जो चांदीपुरा वायरस है ना, उसका भी वाहक यही है, सैंड फ्लाई। पूछा जा सकता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, चांदीपुरा वायरस कैसे फैलता है, तो उसका वेक्टर भी कौन है? सैंड फ्लाई। और यहां काला आजार का भी कौन है? सैंड फ्लाई। अब इसे ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक फीवर। और इसे स्किन क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। तो प्रभावित भाग क्या है? स्किन। आपको ध्यान रखना है, ये आपका काला आजार है, ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगला देखिए, पायरिया। अगला रोग कौन सा है? पायरिया। पायरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, वो भी किससे होता है? अमीबा से। पर अमीबा की स्पीसीज बदल जाएगी दोस्तों, यहां पर स्पीसीज होगी एंट अमीबा जिंजेवेलिस। याद रखना है, पायरिया का पैथोजन कौन है? एंट अमीबा जिंजेवेलिस। पायरिया में देखो दोस्तों, मुंह में बहुत दुर्गंध आती है, ब्लडिंग होती है, किसमें? आपके दांतों में, मसूड़ों में, गम्स में, और दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं। जिस व्यक्ति को पायरिया होगा उससे आप बात करने से भी कतराएंगे, इतनी दुर्गंध आती है। ठीक है, तो पायरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोग है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि इसका कारण कौन है दोस्तों? इसका कारण है एंट अमीबा जिंजेवेलिस। यहां देखिए, मसूड़े, गम्स प्रभावित अंग है, ब्लीडिंग व दुर्गंध, खून आता है, दुर्गंध आती है, दांतों की जड़ों में घाव हो जाते हैं, दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं। तो प्रभावित अंग आपका पूरे मसूड़े हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये पायरिया है, इसका कारण एंट अमीबा जिंजेवेलिस है, तो मिक्स नहीं करना है। पेचिस का कारण है एंट अमीबा हिस्टोलिका, और ये दूसरा कारण ये है पायरिया का, एंट अमीबा जिंजेवेलिस। ठीक है भाई। अब अगला रोग देखिए, अगला जो आपका रोग है वो निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। अगला रोग क्या है दोस्तों? ये भी आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ बोर्न डिजीज है, निद्रा रोग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हो। इसका जो पैथोजन है वो है ट्रिपेनोसोमा ब्रुंजाई। क्या है दोस्तों?
ट्रिपेनोसोमा ब्रुजाई, है ना, ट्रिपेनोसोमा ब्रुजाई जो है इसका पैथोजन है। ये भी क्या है दोस्तों, एक प्रोटोजोआ है, आपको याद रखना है। ये सोने की बीमारी है दोस्तों, इसमें नींद ही नींद आती है, तो व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से निष्क्रिय होता चला जाता है। फिर देखिए, अब प्रभावित अंग इसमें ब्रेन होता है। प्रभावित अंग क्या है, ब्रेन। आपको प्रभावित अंग भी याद रखने हैं। और इसकी जो वेक्टर है ना, वो एक फ्लाई है दोस्तों, वो है आपका सीसी मक्खी। कौन है, सीसी मक्खी नाम की एक फ्लाई है, वो इसकी वाहक है, वेक्टर है, आपको ध्यान रखना है। कई बार आरपीएससी उलझाने के हिसाब से मच्छर को मक्खी बोल सकती है, मक्खी को मच्छर बोल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मच्छर है कौन सी मक्खी है, तो थोड़ा सा केयरफुली याद करना है सारी चीजों को, ठीक है ना। तो सीसी मक्खी जो है किसकी वेक्टर है दोस्तों, स्लीपिंग सिकनेस के लिए है। ट्रिपेनोसोमा ब्रुजाई जो है इसका वो है उसके लिए वाहक का कार्य करती है। अगला देखें, अगला जो है रोग है ल्यूकेरिया। क्या है दोस्तों, ल्यूकेरिया, श्वेत प्रदर, श्वेत प्रदर डिजीज कहा जाता है, महिलाओं में होती है, ठीक है ना। वेजाइना इससे प्रभावित होती है। प्रभावित अंग क्या है दोस्तों, वेजाइना। लेकिन इसका कारण क्या है दोस्तों, प्रोटोजोआ, आपको याद रखना है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। क्या है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्राइकोमोनियसिस। इसका नाम भी क्या है दोस्तों, ट्राइकोमोनियसिस। इसको ट्रिक रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्रिक रोग। इसे क्या कहा जाता है, ट्रिक रोग भी कहा जाता है। और श्वेत पदार्थ जो है, सफेद व्हाइट कलर का जो लिक्विड इसमें निकलने लगता है, तो इस रोग का नाम है ल्यूकेरिया। कारण है दोस्तों एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। याद रखना है आपको। तो इसी के साथ जो है आपकी ये क्लास जो है समाप्त होती है। तो आज हमने देखा प्रदूषण जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग। ऐसे ही धीरे धीरे दूसरी सीरीज भी आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।